इमेजिन करें कि दो मुल्क हैं जो एक दूसरे के सामने खड़े हैं और दोनों को पता है कि अगर एस्केलेशन हुई तो जो नताइज होंगे वो कैटास्ट्रॉफिक होंगे, तबाहकुन होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। तो जब वो ट्रस्ट नहीं करते तो वो अपने आप को एस्केलेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब ये जो प्रिपरेशन है ये वॉर के चांसेस बढ़ा देती है। तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, इसको कहते हैं गेम थ्योरी। गेम थ्योरी एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इंस्टेड ऑफ आप लोगों की चॉइस को स्टडी करें, आप लोगों की डिसीजन मेकिंग को चॉइस करते हैं जब एट द सेम टाइम दूसरे लोग भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हों। ये ओरिजिनली कोल्ड वॉर के दौरान जब यूएस और यूएसएसआर के बीच चल रही थी उसके अंदर इसको डेवलप किया गया था। बेसिकली जो आपके न्यूक्लियर स्ट्रेटजी है उसको समझने के लिए, उसको मेक सेंस करने के लिए उसका। अब जो गेम थ्योरी है वो तीन चीज़ें अज्यूम करती है। एक चीज़ कि जो प्लेयर्स हैं वो रैशनल हैं। दूसरी चीज़ कि जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपने लिए बेस्ट आउटकम चाहते हैं। और तीसरी चीज़ कि हर प्लेयर प्रिडिक्ट कर रहा होगा थ्रू आउट हम जो मॉडल के ऊपर हम जो एक इसके ऊपर बात कर रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर, कि हर प्लेयर प्रिडिक्ट कर रहा होगा कि दूसरा प्लेयर क्या कर सकता है या क्या सोच रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में एवरी मूव बिकम्स अ स्ट्रैटेजिक गेम। अब मैं आपको जो कुछ मैंने अभी तक बोला है अगर उसका मेक सेंस नहीं किया तो मैं आपको एक मिसाल देके, जो कि सबसे फेमस गेम समझा जाता है गेम थ्योरी के अंदर, प्रिजनर्स डिलेमा, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि उससे फिर आपको बात समझ आ जाएगी। अब आप इमेजिन करें कि दो प्रिजनर्स हैं जिनको सेपरेटली इंटेरोगेट किया जा रहा है। अब दोनों के पास दो ही ऑप्शन है, या तो चुप रहें, इसको गेम थ्योरी की टर्मिनोलॉजी में कोऑपरेट करना बोलते हैं, और दूसरी सिचुएशन ये है कि एक दूसरे को बिट्रे कर दें, इसको गेम थ्योरी की टर्मिनोलॉजी में डिफेक्ट बोलते हैं। अच्छा, अब अगर दोनों चुप रहेंगे तो दोनों को कोई हल्की फुल्की सजा मिलेगी। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर एक बिट्रे करेगा तो जो बिट्रे करेगा वो फ्री हो जाएगा और दूसरा जो होगा उसको बड़ी हैवी सजा मिलेगी। और तीसरी सिचुएशन ये है कि दोनों एक दूसरे को बिट्रे कर दें तो इस सूरत में दोनों को मीडियम लेवल की सजा मिलेगी। अब पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स ये है कि अब आप बाहर बैठ के तो ये बता सकते हैं कि जो कोऑपरेट वाला मेथड है, दोनों कोऑपरेट करें, वो ही बेस्ट आउटकम देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दोनों के पास इंसेंटिव है एक दूसरे को बिट्रे करने का। और वो इंसेंटिव क्या है कि भाई अगर जैसे प्लेयर 1 है वो अगर बिट्रे कर देगा तो उसको रिहाई मिल सकती है, उसको आज़ादी मिल सकती है, ये इंसेंटिव है उसके पास। तो इस सिचुएशन में जो रैशनल आउटकम है वो म्यूचुअल बिट्रेल ही बन जाता है, जिसमें प्लेयर्स एंड अप वर्स ऑफ, बेसिकली ज़्यादा बुरी सिचुएशन में ही एंड अप करते हैं दोनों। इसको आज की दुनिया में समझने के लिए जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वॉर्स होते हैं, उसको समझने के लिए जहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो कोऑपरेशन को प्रिवेंट करता है, तो इस डिलेमा को इस्तेमाल किया जाता है उस सिचुएशन को समझने के लिए। अब जब आप इस डिलेमा को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर पुट इन करते हैं तो अब एक मुल्क अपने आप को अपनी मिलिट्री जो पावर है उसको इंक्रीज करता है जस्ट टू फील सेफर। तो इस चीज़ से जो दूसरा प्लेयर है, यानी कि प्लेयर 1 ने अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाई अपने आप को सेफर फील कराने के लिए, तो जो प्लेयर 2 है वो इस चीज़ से, यानी कि इस चीज़ को देखते हुए कि वो प्लेयर 1 अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है, वो उससे थ्रेटन फील करने लगता है। ठीक है, ये क्रिएट कर देता है एक सिक्योरिटी डिलेमा। फिर इवन दोनों जंग नहीं करना चाहते, लेकिन ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिशों की वजह से एस्केलेशन ट्रिगर
हो जाती है या हो सकती है। अब आ जाएं हम इसको गेम थ्योरी को अप्लाई करें अगर ईरान इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में, तो प्लेयर 1 आप ईरान ले लें, प्लेयर 2 इसराइल ले लें। अब दोनों के पास दो चॉइसेस हैं, या तो एस्केलेशन करें मिलिटरीली या डी एस्केलेट करेंगे। अब सिनेरियो 1 ले लेते हैं कि दोनों डी एस्केलेट कर देते हैं, तो उसमें कोई रीजनल वॉर नहीं होगी, कोई जो है वो डिस्ट्रक्शन जो मैसिव किस्म की हो सकती है वो अवॉइड हो जाएगी, लेकिन जो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, बेस्ट कलेक्टिव आउटकम है, लेकिन दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। तो अब इसकी वजह से आप आ जाएं सिनेरियो 2 के ऊपर। अब सिनेरियो 2 में इसराइल स्ट्राइक करता है ईरान को, ठीक है, और ईरान कुछ नहीं करता, तो इसराइल को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल जाएगा। सेम गोज फॉर ईरान अटैक करता है इसराइल को और इसराइल कुछ नहीं करता, तो ईरान को इन्फ्लुएंस मिल जाएगा। तो अब दोनों साइड्स को ये फियर है कि कहीं वो कोऑपरेट करने वाली साइड ना बन के रह जाएं, जहां पे दूसरी साइड डिफेक्ट करने वाली साइड बने और वो उनको अटैक करे और वो लूज कर जाएं अपना इन्फ्लुएंस या अपना स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। तो अब इसकी वजह से चलते हैं भाई सिनेरियो 3 में, जहां पे म्यूचुअल एस्केलेशन हो। उसके अंदर क्या होगा, उसमें जाहिर है कि मिसाइल अटैक्स होंगे, प्रॉक्सी वॉर्स होंगी, रीजनल इंस्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, आयरॉनिकली ये जो सिनेरियो है ये ही सबसे ज्यादा हर्ट करेगा दोनों प्लेयर्स को, लेकिन यही रैशनल इक्विलिब्रियम बनता है इसके अंदर, इस सिचुएशन के अंदर। और ये एग्जैक्टली वही जो प्रिजनर्स डिलेमा मैंने आपको पहले एग्जांपल देके बताया, ये एग्जैक्टली वही प्रिजनर्स डिलेमा वाली सिचुएशन है। अब ये जो गेम थ्योरी है ये मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब आप इसमें प्लेयर्स ऐड करना, यानी कि प्लेयर्स जब अगर इसको ज्वाइन करना शुरू कर दें, तो ईरान अगर डायरेक्टली एक्ट नहीं करे और वो ऑपरेट करे हिजबुल्लाह, हमास, रीजनल मिलिशियाज के थ्रू, तो इसको इस थ्योरी के अंदर मल्टीप्लेयर गेम्स कहा जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो ये हैं ये ईरान की प्रॉक्सीज हैं या नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो उनके थ्रू ऑपरेट करे तो हम इस थ्योरी के पर्सपेक्टिव में इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन में इसराइल को डिसाइड करना होगा कि वो ईरान को या तो डायरेक्टली अटैक करे या वो प्रॉक्सीज से ही लड़ता रहे। ठीक है, ईरान को डिसाइड ये करना होगा कि वो भी डायरेक्टली इसराइल को अटैक करे या जो अपनी प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है उसी को मेंटेन करके रखे। ये जो लेट डिसीजंस हैं, इससे एक नेटवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक गेम्स साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे चलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मजीद कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है इस सिचुएशन की। अब जरा बात करते हैं कि जो सबसे सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी समझी जाती है इस थ्योरी, गेम थ्योरी के अंदर, उसको कहते हैं टिट फॉर टैट स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये क्या होती है? ये होती है कि स्टार्ट करें कोऑपरेटिवली, अगर दूसरा अटैक करे तो आप रिटेलिएट करें, और अगर दूसरा रुक जाए तो फिर आप भी रुक जाएं। तो ज़्यादातर जो एनालिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि इजराइल ईरान की जो सिचुएशन है वो इसी तरह की है कि मिसाइल स्ट्राइक होती है, फिर काउंटर स्ट्राइक होती है, फिर पॉज हो जाता है, फिर अनदर रिटेलिएशन और फिर रिपीट। सो ये एक रिपीटिंग साइकिल ऑफ लिमिटेड एस्केलेशन है जो इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है। इसको गेम थ्योरी इटरेटेड गेम्स, जहां पे प्लेयर्स जो हैं अपनी स्ट्रेटजी को एडजस्ट करते हैं दूसरे प्लेयर की पिछली मूव के हिसाब से। अब इसके अंदर जरा न्यूक्लियर डेटरेंस वाला जो पीस है उसको भी जरा इन्वॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि गेम थ्योरी एक्सप्लेन करती है न्यूक्लियर डेटरेंस को भी। अगर ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने दे दिया जाए, ठीक है, जो कि इसराइल के पास ऑलरेडी है, तो दोनों म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन फेस करेंगे इस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में अगर कोई एक साइड अटैक करती है तो दोनों साइड्स कंप्लीटली तबाह हो सकती हैं। ठीक है, सो जो रैशनल मूव है वो है नॉट अटैकिंग एट ऑल। अब कुछ स्ट्रैटेजिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि ये जो डेटरेंस, न्यूक्लियर डेटरेंस है, यही बेस्ट ऑप्शन है इस कॉन्फ्लिक्ट को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि यही सिमिलर सिचुएशन थी कोल्ड वॉर के दौरान जब यूएस और यूएसएसआर के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट था। तो वो कोल्ड वॉर बना ही इस वजह से था क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर थे। कुछ हैं जो ये आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा नहीं होगा और इससे रीजनल आर्म रेस बढ़ जाएगी। मैं इस पे इतना कन्विंस नहीं हूँ। ये
मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट काम डाउन हो। अच्छा, इसके अंदर गेम थ्योरी के अंदर एक और स्ट्रैटेजी होती है मैडमैन स्ट्रैटेजी। अब मैडमैन स्ट्रैटेजी क्या होती है? अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्लेयर इरैशनल एस्केलेशन करना शुरू कर देता है अपना लेवरेज गेन करने के लिए। तो इसमें अनप्रेडिक्टेबल दिखना, ठीक है, वो अगले को बैक डाउन करने की कर सकता है। और ये भी हम कह सकते हैं कि सेम इजराइल ईरान वाली सिचुएशन में हम ये स्ट्रैटेजी भी यूटिलाइज होती हुई दिखी है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अब ये जो रियल ट्रेजेडी है उसके बारे में बात करते हैं। वो क्या है कि गेम थ्योरी जो है वो एक ब्रूटल ट्रूथ भी रिवील करता है। वो क्या है? वो ये है कि जो वॉर्स होती हैं वो इवल इंटेंशन की वजह से नहीं होती, वो स्ट्रैटेजिक ट्रैप्स की वजह से होती हैं। ठीक है, जब ट्रस्ट नहीं होगा, ठीक है, और जो रैशनल प्लेयर्स हैं वो एक एस्केलेशन साइकिल में ट्रैप हो जाएंगे, तो ये जानते हुए कि आउटकम जो है वो वर्स होगा, उसके बावजूद दे आर स्टक इन दैट साइकिल। एंड पे मैं ये बोलूँगा कि ये ईरान और इजराइल का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ये कोई सिर्फ आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस या जियोपॉलिटिकल नहीं है। एक स्ट्रैटेजिक गेम प्ले किया जा रहा है रैशनल एक्टर्स के दरमियान जो कि अनसर्टेन है एक दूसरे के बारे में। ये एक ऐसा गेम है वेयर एवरी मूव इज कैलकुलेटेड, एवरी सिग्नल मैटर्स, और शायद जो सबसे रैशनल मूव है वो ही वर्स्ट पॉसिबल आउटकम देगी।